हेलो, कैसे हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो चलिए हम बात करते हैं बोहर्स थ्योरी की, एटॉमिक स्ट्रक्चर, जिस पे क्वेश्चन आते हैं भर भर के नीट एंड आईआईटी में। उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हम एनर्जी डिफरेंस की बात करते हैं, रेडियाई की बात करते हैं, वेलोसिटी की बात करते हैं। बस बात करते हैं, फॉर्मूलेज में रहती है, ना तो फॉर्मूला याद होता है ना विजुलाइज होता है। और मैं आया हूँ आपका एचएसपी सर, आपको सारी प्रॉब्लम से छुटकारा दिलाने। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये रहा हमारा न्यूक्लियस। लेट अस सपोज ये हाइड्रोजन, चू चा चू, हाइड्रोजन का न्यूक्लियस है। आप देखो आवाज कर रहा है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, देखिए आवाज आ रही है। ओके, हाइड्रोजन न्यूक्लियस में होता है प्रोटॉन, सभी में होता है। और प्रोटॉन से न्यूक्लियस से जस्ट लगा हुआ होता है 1s, यानी कि फर्स्ट ऑर्बिट, और उसमें 1s बिल्कुल सटा हुआ, जैसे मधुमक्खी के छत्ते से सटी हुई मधुमक्खियां होती हैं। ये फर्स्ट ऑर्बिट नीला नीला, और सेकेंड ऑर्बिट माय डियर स्टूडेंट्स काफी दूर है। इसका रीजन, इसका राज सुमार अभी मैं बताऊंगा। उसके बाद है थर्ड ऑर्बिट। जरा ध्यान देखिएगा, मैं जो गैप बना रहा हूं उसके पीछे राज छिपा हुआ है, राज। फिर गैप कम होता जा रहा है। मैंने कोशिश की है कि अप टू मार्क दिखाऊं गैप, और कम हुआ गैप माय डियर स्टूडेंट्स। गैप कम होता जा रहा है, जैसे ऑर्बिट्स दूर होती जा रही है गैप घटता जा रहा है, गैप घटता जा रहा है। इनके पीछे है छिपा हुआ एक बहुत ही बड़ा राज। वो जो विजुलाइज करेगा उसी को आएगी बात समझ में। इनके पीछे बच्चा क्या करता है, बॉन्डिंग पढ़ लेता है, पूरी ऑर्गेनिक पढ़ लेता है, पूरी फिजिकल पढ़ लेता है, और उसे कुछ भी उतना विजुलाइज नहीं होता जितना होना चाहिए। तो देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, ऐसे देखा था न्यूक्लियस के चारों तरफ 2D स्पेस में बोहर्स ने। लेकिन अगर मैं बात करूं श्रोडिंगर ने जो देखा था, उन्होंने कैसे देखा था, उन्होंने देखा था कि इलेक्ट्रॉन 3D में मूव करता है, 3D में मूव करता है, यानी कि वो यहाँ पे शेल बनाता है। बोर्ड साहब ने बोला ऑर्बिट बनाता है, और श्रोडिंगर बोले क्या, कि वो बनाता है शेल, यानी कि 3D में मूव करता है इलेक्ट्रॉन, ऐसे ऐसे करता हुआ वेव बनाता हुआ। मैं नहीं बना रहा हूँ, इतनी सारी वेव बनी हुई है कि नहीं तो सेकंड ऑर्बिट में 2 वेव से ज़्यादा नहीं बन सकती हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन 3D में मूव करता है, इस तरह मूव करता है माय डियर स्टूडेंट्स। ये किसने देखा, ये देखा श्रोडिंगर ने। 3D में इलेक्ट्रॉन मूव करता है, लेकिन हम इस तरह मूव कराएं, आपको बात और फंडा समझ में आ गया होगा कि इलेक्ट्रॉन शेल्स में मूव करता है, 3D में मूव करता है। ये बात हमें पता लग चुकी थी। अब बात ये है कि सबसे ज्यादा प्रॉब्लम बच्चे को कहाँ आती है बताओ, रेडियाई, वेलोसिटी एंड एनर्जी में दिक्कत आती है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज ये सारी दिक्कतें मैं करने आया हूँ कंप्लीट खत्म। तो देखिए मैं बात करूं तो सबसे पहले देखो रवि, रवि रवि, वो कैसे रवि, रवि भाई, R फॉर रेडियाई, V फॉर वेलोसिटी, I फॉर, I नहीं एनर्जी, E फॉर एनर्जी। यही 3 चीजें बच्चे को सताती हैं। कहाँ पे, रेडियाई का मतलब रेडियाई के लिए nth ऑर्बिट यूज होती है, और एनर्जी भी यूज हो तो उसमें भी nth ऑर्बिट यूज होगी। लेकिन मेन मुद्दा आता है मेरे प्यारे बच्चों किसका, कि कहाँ पर एटॉमिक नंबर आएगा और कहाँ पर क्या आएगा। तो चलिए इसमें भी थोड़ा गैप बना लेते हैं, ऐसी क्या बात है। तो देखिए रेडियाई के फॉर्मूले में क्या आता है माय डियर स्टूडेंट्स, रेडियाई का फॉर्मूला आता है 0.529 एंगस्ट्रॉम। और एटॉमिक नंबर कहाँ होता है और nth ऑर्बिट कहाँ होती है,
यही मुश्किल बात है। तो इसको एंगस्ट्रॉम को कर देते हैं थोड़ा दूर, और यहां लिखता हूं N into N/Z एंगस्ट्रॉम। और ये फॉर्मूला कैसे याद रहेगा देखिए, मान लीजिए मेरे बचपन का नाम पिंटू है। क्या है? पिंटू। और मेरे नाना जी रेडी लगाते थे, रेडिया मतलब रेडी लगाते थे, ठेला, सब्जी वाला ठेला। और उनकी उम्र बढ़ गई, बुजुर्ग हो गए, तो उनकी आर्म्स कमज़ोर हो गई। लेकिन मैंने उनको खिलाया पिलाया और नाना जी की आर्म्स को स्ट्रॉन्ग कर दिया, बाहुबली बना दिया उनको। बाहुबली मतलब एंगस्ट्रॉन्ग। देखो पॉइंटर पिंटू, मैं बहुत ही शार्प था बुद्धि का, तो पॉइंटर, पॉइंटर पिंटू। पिंटू समझते हैं? अगर हिंदी जानते हो 5 को, पिंटू 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 ने मतलब 9। पॉइंटर पिंटू ने ना जी, ऊपर ना, नीचे ना जी, नाना जी की आर्म्स को स्ट्रॉन्ग बना दिया। और रेड्डी आई बरोबर आने लगी, रेड्डी बरोबर आने लगी, रेड्डी बरोबर आने लगी। पॉइंटर पिंटू ने, अरे पॉइंटर पिंटू ने नाना जी की आर्म्स को स्ट्रॉन्ग बना दिया, रेड्डी बरोबर आने लगी। क्या बोला बच्चा लोग मैंने? पॉइंटर पिंटू ने, अरे पॉइंटर पिंटू ने नाना जी की आर्म्स को स्ट्रॉन्ग बना दिया, आर्मस्ट्रॉन्ग। रेडी बराबर आने लगी। अब देखिए वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है माय डियर स्टूडेंट्स। वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है, वेलोसिटी में तू खुद ही पॉइंटर बन गया। पॉइंटर बन के, पॉइंटर कब बना? 18 की उम्र में। वेलोसिटी में तू खुद ही पॉइंटर बन गया 18 की उम्र में। अरे 16वां भी टप गया, 17वां भी टप गया, 18 बेख देखना मुंडा थार हो गया। खैर 18, तो तू खुद ही पॉइंटर बन गया इंटू 10⁶ मिलियन जान को मिस कर रहा है मीटर पर सेकेंड। और एनर्जी, टोटल एनर्जी के लिए 13.6, टोटल एनर्जी के लिए नेगेटिव हो गया 13.6। ना मेरा ना तेरा, तेरा 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 शुरू, 13.6 टोटल एनर्जी के लिए नेगेटिव हो गया 13.6 एवई पर आइटम, मतलब एटम, एवई, एवी मतलब ईवी पर एटम। हमारे गांव में एटम बोल ही नहीं पाते, आइटम बोलते हैं। आइटम, आइटम सॉन्ग होता है ना, एटम। टोटल एनर्जी के लिए नेगेटिव हो गया 13.6 एवई पर एटम। और जान बना के होल स्क्वायर मॉल घुमा रहा है। और कहते हैं पीने वाली एनर्जी खाने वाली एनर्जी से डबल होती है। कहते हैं लोग पीने वाली एनर्जी खाने वाली एनर्जी से डबल होती है। ये पीने वाली एनर्जी कौन है भाई? पीने वाली एनर्जी खाने वाली एनर्जी से डबल होती है, लेकिन लोग कहते हैं कि पीने वाली एनर्जी नेगेटिव होती है। कोई बात नहीं। तो टोटल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी बस नेगेटिव होती है। तो इतनी बात आ गई सभी को। और EV 1 EV इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻19 जूल। तो आप कन्वर्ट कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा 2.18 इंटू 10⁻18 जूल पर एटम। और पर मोल निकालना हो तो an atom is 6.022 इंटू 10⁻23 एटम से मल्टीप्लाई कर दें तो इट विल बिकम -1312 किलो जूल पर मोल। अगर इतनी बात याद रही तो आपको बहुत कुछ पता लग जाएगा माय डियर स्टूडेंट्स। इतनी बात अगर आपको पता लग गई कि किसमें क्या है, देखिए जो टोटल एनर्जी है इसमें ZN का होल स्क्वायर, इसमें ZN है, इसमें NNJ है। अगर ऐसे नहीं याद रहे तो एक और तरीका है, रवि नाना जी का हरि भजन। रवि एक बच्चा है और उससे बोला जा रहा है नाना जी का हरि मतलब हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज, हरि भजन, और हरि भजन एक क्रिकेटर भी है, हरि भजन बरोबर किया करो। अरे रवि नाना जी का हरि भजन बरोबर किया करो। इज्जत दो ना दो, इज्जत दो ना दो, दोनों में दो है, इज्जत दो ना दो। खैर, और हम जानते हैं कि क्वेश्चन भर के आते हैं किस चीज पे,
कि E2 माइनस E1, तो देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, जो पहली ऑर्बिट और दूसरी ऑर्बिट के बीच में जो गैप है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारे गैप मैं लिख रहा हूँ, यहाँ पे जगह बना लेता हूँ इस पे। अगर आपको ये एनर्जी लेवल्स डायरेक्ट याद हो जाए तो पेपर में आपको बहुत टाइम सेव हो जाएगा। तो ये पहली और दूसरी ऑर्बिट के बीच में जो गैप है माय डियर स्टूडेंट्स वो बहुत ज़्यादा है, 10.20 EV। टोटल 13.6 है, उसमें 10.20 यानी कि पहली ऑर्बिट को क्रॉस करना इलेक्ट्रॉन के लिए बहुत ही मुश्किल काम है, बहुत हद से ज़्यादा मुश्किल काम है। और सेकेंड और थर्ड ऑर्बिट के बीच में जो गैप है माय डियर स्टूडेंट्स वो है 1.89 EV। और फर्स्ट सेकेंड के बीच, सेकेंड थर्ड के बीच, उसके बाद जो गैप है माय डियर स्टूडेंट्स वो जानते कितना है? 0.66। अगर ये यहाँ तक याद हो जाए तो आपका तो कल्याणम भवतु, बहुत ही फायदा हो जाएगा, मतलब मुझसे पूछो मत। और उसके बाद अगर याद हो जाए तो फिर पूछो ही मत, 0.31। और उसके बाद तो बहुत ही रेयर लोग होते हैं जिनको याद होता है माय डियर स्टूडेंट्स, 0.616। और उसके बाद वाला तो छोड़ ही दो, 0.1। अब तो आप सोचोगे मुझे कैसे याद है, मुझे इसका एक गाना याद है, दस्सी बिस्सी। हमारे टाइम में, हमारा जो जन्म हुआ था तब 10 और 20 पैसा चलता था। दस्सी कभी बिस्सी, ये लेके हम चॉकलेट तो होती नहीं, कंपट होते थे संतरे वाले, तब टॉफीज होती थी, राइट। दस्सी बिस्सी, एक पॉइंटर अठन्नी, अठन्नी मतलब 8 आना पैसा, 16 आना मतलब रुपए का हाफ, 50 पैसा, बहुत मायने रखता था। अठन्नी मतलब 8-9, एक पॉइंटर अठन्नी मतलब शार्प अठन्नी होती थी, मजे ही आ जाते थे। जिसके पास होता था रईस होता था उस समय का। एक पॉइंटर 8 ठन्नी, 8 और 9 अठन्नी, अठन्नी मतलब 50 पैसा। दस्सी बिस्सी, अरे दस्सी बिस्सी, खा लो मिस्सी, पी लो लस्सी, एक पॉइंटर अठन्नी, 6 छासठम, 6 छासठम, 6 छासठम, 6 छासठम, 6 छासठम, 6 छासठम। दस्सी बिस्सी, खा लो मिस्सी, पी लो लस्सी, एक पॉइंटर अठन्नी, 6 छासठम, 6 छासठम, 6 छासठम, 6 छासठम। 31st को शोले मूवी देखे एक अच्छे हॉल में हम। ये याद हो गया तो टाइम ही टाइम बच गया। और ये सिर्फ फिजिकल केमिस्ट्री यानी कि केमिस्ट्री में काम नहीं आएगा, ये मॉडर्न फिजिक्स में भी काम आएगा, बहुत जगह काम आएगा। दस्सी बिस्सी। और यहाँ से एक और बात समझ में आती है कि अगर लाइमन बामर सीरीज की बात करें तो कई बार बंदा पूछता है एग्जाम में कि अगर मान लो यहाँ से इलेक्ट्रॉन गिरा और यहाँ पे गिरा, मतलब इन्फिनिटी, मान लो इन्फिनिटी से और सेकंड ऑर्बिट पे गिरा, तो बच्चा कहता है इन्फिनिटी से सेकंड ऑर्बिट पे गिरा। और एक बार पूछता है वो सेकंड से फर्स्ट ऑर्बिट पे, ये इन्फिनिटी से यहाँ सेकंड ऑर्बिट है, यहाँ पे गिरा, और यहाँ बोलता है सेकंड ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट पे गिरा, तो बताओ किसमें एनर्जी ज़्यादा रिलीज होगी? तो बच्चा कहेगा डेफिनेटली इन्फिनिटी से सेकंड ऑर्बिट पे इलेक्ट्रॉन गिर रहा है, इसका मतलब बहुत ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर रहा है। भैया यहीं फेल हो जाता है क्योंकि उसका विजुलाइजेशन कम होता है। वहाँ से यहाँ गिरेगा तो बचा ही कितना, 10.2 ई इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो यही ले गया, यानी कि पहली ऑर्बिट से सेकंड ऑर्बिट पे जाने के लिए बहुत ज़्यादा मैक्सिमम एनर्जी चाहिए। पूरा डिफरेंस तो 13.6 है, -13.6 और 10.20 लाइन्स शेयर तो यहीं पर है। ऐसे ही होता है, नीट का एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है तो जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है उसके लिए इतनी एनर्जी चाहिए। बाकी सब आपको जब आप मेडिकल कॉलेज में पहुंच जाओगे तो सारी मिला के भी उतनी एनर्जी नहीं चाहिए जितना कि एंट्रेंस क्वालिफाई करने के लिए चाहिए, राइट। तो पहली एनर्जी ये बिल्कुल वैसी एस्केप वेलोसिटी, रॉकेट को अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स से ऊपर जाना है तो पहली एनर्जी बहुत ज़्यादा चाहिए। एक बार चला गया उससे बाहर तो फिर तो एनर्जी की ज़्यादा ज़रूरत ही नहीं है। 10 से 10, 1.8, 10 से 20 और 10 से 20, खा लो मिस्सी,
पी लो लस्सी 1/8 नीमा 666 666 31 को शोली मूवी देखें एक अच्छे हॉल में, हम हॉल में। और वैसे भी पहली ऑर्बिट में एनर्जी मैंने कितनी बताई, -13.6 eV पर एटम होती है। और अगर हम बात करें कि सेकेंड ऑर्बिट में, वैसे तो आप निकाल सकते हो, ये फॉर्मूला लिखा हुआ है, लेकिन फॉर्मूला लगाने से लगा सकते हो आप, टाइम लगेगा, अदरवाइज याद किसी को रहे तो उससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। यहाँ देखो -3.4 eV पर एटम, उसके बाद आती है 1.51 eV पर एटम, उसके बाद आती है 0.85 eV पर एटम, उसके बाद आती है 0.54, उसके बाद आती है 0.38। क्या एनीवेज इतनी सारी बातें आती हैं। अगर इतनी बातें हमें दिखती हैं तो मज़े ही आ जाते हैं और हमारे लिए कोई दिक्कत नहीं होती। दूसरा क्वेश्चन आता है रेडियल नोट, स्फेरिकल नोट पे। माय डियर स्टूडेंट्स, बच्चा फॉर्मूला याद करता है n-l-1। आप फॉर्मूला याद करने के चक्कर में ना पड़े, आप देखिए विजुलाइज करें, आपकी जिंदगी सफल हो जाएगी। अगर आप देखिए श्रोडिंगर वेव इक्वेशन की बात करें, डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल वाई स्क्वायर, डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल जेड स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर m अपॉन h स्क्वायर e माइनस v साई इज इक्वल टू 0। माय डियर स्टूडेंट्स, श्रोडिंगर में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आता, लेकिन क्या आता है रेडियल नोट, स्फेरिकल नोट। तो मैं विजुलाइज कराने जा रहा हूँ। ये देखिए आपका रहा न्यूक्लियस, इसके जस्ट बगल में है फर्स्ट ऑर्बिट, ये रही फर्स्ट ऑर्बिट, फर्स्ट ऑर्बिट, फर्स्ट ऑर्बिट, और इसमें है 1s। और ये देखिए ये रही सेकेंड ऑर्बिट, इसमें है 2s। और ये रही थर्ड ऑर्बिट माय डियर स्टूडेंट्स, इसमें है 3s। और ये रही फोर्थ ऑर्बिट माय डियर स्टूडेंट्स, इसमें है 4s। अब देखिए आप फॉर्मूला लगाएं चाहे आप डायरेक्ट लगा लें, फॉर्मूला भूल गए, मान लो मैं फॉर्मूला भूल गया, मुझे नहीं आता भाई, फॉर्मूला स्पीड देता है, एक्यूरेसी तो देता नहीं, समझाता तो है नहीं माय डियर स्टूडेंट्स। तो देखो मैं विजुलाइज करता हूँ कितने रेडियल नोड है। रेडियल नोड मतलब स्फेरिकल नोड। ये देखिए यहाँ और यहाँ के, ये देखिए सेकेंड ऑर्बिट है, ये सेकेंड शेल है, इसके और इसके बीच में जहाँ इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जा रहा, ये जो जगह है, ये जो जगह है, ये जो जगह है, स्फेरिकल नोड बोलो, यहाँ से रेडियली डालो, रेडियल नोड बोलो। 1 रेडियल नोड, 2 रेडियल नोड, 3 रेडियल नोड। किसके लिए? 4s। 4s के लिए कितने रेडियल नोड हो गए? 1 2 3। सो वी हैव गॉट 4s के लिए हाउ मेनी रेडियल नोड्स? 1 2 3। अगर 3s के लिए कोई पूछता तो 2 रेडियल नोड, 3s के लिए 2 रेडियल नोड, और 2s के लिए कोई पूछता तो 1 रेडियल नोड। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सबको आगे आप चाहते हो तो फॉर्मूले से निकाल सकते थे। रेडियल नोड का फॉर्मूला क्या होता है? n-l-1, दिस इज रेडियल नोड। मान लीजिए 4s के लिए निकालना है तो 4s के लिए 4, l की वैल्यू 0, -1, 4 माइनस 0 कुछ नहीं हुआ, -1, 3 आया, 3 पहले आ चुका है। अब मान लीजिए हम p ऑर्बिटल के लिए निकाले हैं, p सेक्शन के लिए, तो p क्या 1 में p होता है? नहीं होता। p कहाँ से स्टार्ट होता है? यहाँ से स्टार्ट होता है, 2p माय डियर स्टूडेंट्स। ये 2p हो गया, 2p से पहले p खानदान का कोई है नहीं है। और ये हो गया माय डियर स्टूडेंट्स 3p। अब आप देख रहे हैं 3p और 2p के बीच में ये जो जगह है ये रेडियल नोड है। सो वी हैव गॉट 3p के लिए हाउ मेनी रेडियल नोड्स? वी हैव गॉट रेडियल नोड्स इज इक्वल टू 1। अगर मान लो आपसे कोई कहता 4p, दिस इज 4p के लिए रेडियल नोड कितने हो गए? 1 2। 4p के लिए हो गए 2 रेडियल नोड। n-l-1 लगाओगे, मान लो 3p के लिए हम निकालें तो 3 के लिए 3 और p के लिए l की वैल्यू 1 -1, 3 में से -2 चला गया, 1 बचा। तो 3p के लिए 4p के लिए निकालोगे तो 4 -1 2 चला गया, 2 बचा। तो आप देख सकते हैं, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अब अगर d ऑर्बिटल के लिए निकाले तो आप देख सकते हैं कि 3d होता है, d यहाँ से स्टार्ट होता है, 3d डबल नंबर शेप 3d। तो 3d से पहले d खानदान का कोई है नहीं, तो 3d के लिए रेडियल नोड 0 हो गए। और एंगुलर नोड की बात करें
तो देखिए एंगुलर नोड 2p के लिए बीच में 2p के लिए एक, एंगुलर नोड 3p के लिए भी एक। तो हम टोटल नंबर ऑफ नोड्स की बात करें, टोटल नोड्स की बात करें तो l माइनस कर दो, मतलब n माइनस एल माइनस वन प्लस l से l कट गया, n माइनस वन, जिस भी ऑर्बिट में कोई हो उसमें से एक कम कर दो। अब ऐसा क्यों होता है, मान लीजिए 4s की बात करें तो फोर्थ ऑर्बिट में एक कम कर दो, 3 आ गए, 3 आ गए, क्योंकि s के लिए एंगुलर नोड तो कोई है ही नहीं। एंगुलर नोड का मतलब ये तो गोल गोल घूम रहा है। मान लो कोई बात करता है 3p के लिए टोटल नंबर ऑफ नोड्स, तो आप देख रहे हैं 3p के लिए रेडियल नोड्स कितना था, 1 2 2 रेडियल नोड थे, और 3p में एक एंगुलर नोड भी तो है ये, राइट। तो रेडियल नोड कितना था, दो नहीं थे सॉरी, एक रेडियल नोड और एक एंगुलर नोड, दो टोटल नंबर ऑफ नोड्स हो गए, मतलब एक हमारा हो गया स्फेरिकल नोड और एक हमारा हो गया एंगुलर नोड। तो 3p के लिए हमारे 2 नोड्स हो गए। हम ऐसे भी निकाल सकते थे, 3 में से घटा दो, डायरेक्टली यू कैन विजुअलाइज इट। आपको आई होप समझ में आया होगा, नहीं आया तो नेक्स्ट स्टेप पे मिलते हैं फिर से एक बार, राइट। ओके, फिर मिलते हैं पढ़ते पढ़ते।